राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, 3 पार्ट उसके कंप्लीट हो गए थे। आज राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ और बातें हैं वो देखते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे हम राजस्थान में एकीकरण के चरण। तो देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। देखो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है एकीकरण से संबंधित, पहले उसकी बात करते हैं। लगभग जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एकीकरण से संबंधित वो पूछा जाता है इसका समय, कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था। तो राजस्थान का जो एकीकरण का समय है उसको अपन 2 पार्टों में देखते हैं। पहला क्या कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 को समाप्त होता है। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक चला था। उसमें ना ही तो आपको चरण पूछेगा, ना ही आपको दिन पूछेगा, उसमें सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक चला था। तो ये चला था 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। फिर एक बात और आती है दोस्तों, वो कौन सी, किसमें समय कितना लगा हो। तो इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगा था। तो 2 बातें याद रखनी है कि राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक चला, 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चला था। समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एक बात और देखते हैं, वो कौन सी, कि राजस्थान का एकीकरण या राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरण थे। राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरण थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का एकीकरण था वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, जिसमें 19 रियासतें, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर वर्तमान में जो राजस्थान है उसका निर्माण किया गया था। तो इन बातों को याद रखना है, कौन सी, कि राजस्थान का एकीकरण का समय पूछे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का लगा था। चरण पूछे 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कितनी रियासतें मिली थी, 19, कितने ठिकाने, 3 और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और ये कब से कब तक चला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण संपन्न हुआ था और दोस्तों जो 7वां चरण संपन्न हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इन बातों को आप याद रखोगे। आगे देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड पद हैं, उन पदों की बात करते हैं दोस्तों। 3 पदों की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 3 पद हैं महत्वपूर्ण। एक पद है राजप्रमुख, एक दूसरा अन्य पद है महाराज प्रमुख। राजस्थान के एकीकरण में 3 पदों की बात करते हैं। एक पद है राज प्रमुख का, एक पद है महाराज प्रमुख का और एक पद है दोस्तों प्रधानमंत्री का। इन 3 पदों की थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि ये पद क्या हैं, कब इनकी शुरुआत हुई, आगे क्या क्या इसमें बनता है। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में एक पद आएगा राज प्रमुख का। तो इस राज प्रमुख और महाराज प्रमुख इन दोनों पदों की बात करते हैं। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में इन पदों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1935 के अधिनियम से। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद की शुरुआत कौन से अधिनियम से मानी जाती है। आपको जवाब देना है 1935 के अधिनियम से। दोस्तों जब 1935 का अधिनियम भारत में आया था उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलिंगटन। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद की शुरुआत कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1935 के अधिनियम में की गई थी। फिर 2 बातें और हैं यहाँ पर कि राजस्थान का पहला राज प्रमुख कौन था, राजस्थान का पहला महाराज प्रमुख कौन था, तो वो भी देखते हैं। दोस्तों राजस्थान का जो पहला राज प्रमुख था, राजस्थान का जो पहला राज प्रमुख था, यदि चरणों के हिसाब से देखें, यदि चरणों के हिसाब से राजस्थान का पहला राज प्रमुख देखें तो उदयभान सिंह थे, जो मत्स्य संघ में क्या बनेंगे,
राज प्रमुख बनेंगे। लेकिन यहां पर अपन पहले की बात नहीं करके दोस्तों बात करते हैं अंतिम की, कि राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख कौन था। तो राजस्थान का जो अंतिम राज प्रमुख था वो अपनी जयपुर रियासत के अंतिम शासक, जयपुर रियासत के अंतिम शासक थे जिनका नाम था मानसिंह द्वितीय। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। और दोस्तों मानसिंह द्वितीय थे वो कहां के शासक थे? जयपुर के शासक थे। ध्यान रखना दोस्तों, इन पदों की शुरुआत 1935 में हुई थी। राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद की शुरुआत 1935 में हुई थी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो राज प्रमुख का पद है दोस्तों, ये 1956 में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। 1956 में ये पद क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और राजस्थान का जो अंतिम राज प्रमुख था वो कौन था? मानसिंह द्वितीय था। जैसे ही ये राज प्रमुख का पद 1956 में समाप्त होता है तो राज प्रमुख के स्थान पर एक नए पद की शुरुआत होती है। वो पद कौन सा था दोस्तों? राज्यपाल था। जो आज अपन राज्यपाल का पद देखते हैं, पहले इस राज्यपाल का पद था वो क्या था? राज प्रमुख था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1935 के अधिनियम में। किसने की थी? लॉर्ड वेलिंगटन ने। और राजस्थान का जो अंतिम राज प्रमुख था वो था जयपुर का मानसिंह द्वितीय। अब देखते हैं महाराज प्रमुख। दोस्तों महाराज प्रमुख के पद की भी शुरुआत 1935 में हुई। कौन कर रहा है? लॉर्ड वेलिंगटन। अंतिम महाराज प्रमुख कौन था उसकी थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का अंतिम जो महाराज प्रमुख था वो था महाराणा भूपाल सिंह। और ये जो महाराणा भूपाल सिंह थे ये मेवाड़ के शासक थे। महाराणा भूपाल सिंह थे वो कहां के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। एक चीज आपको और याद रखनी है, इसकी पद की शुरुआत तो 1935 में हो गई थी, लेकिन ये जो महाराज प्रमुख का पद है दोस्तों ये 1955 में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। फिर से देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक चला? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चला था। यानी इस एकीकरण की शुरुआत का पहला चरण 18 मार्च 1948 को, अंतिम चरण रहेगा 1 नवंबर 1956 को। सेकंड बात बनती है कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। फिर दोस्तों चरणों की बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के कुल चरण कितने थे? 7 चरण थे, जिनमें 19 रियासतें, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ। फिर एकीकरण के दौरान कुछ पद हैं कि राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद की शुरुआत कौन से अधिनियम से मानी जाती है? 1935 के अधिनियम से। फिर सेकंड पॉइंट है कि इन पदों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा की गई थी। जो राज प्रमुख का पद है वो कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को समाप्त होगा। और अंतिम राज प्रमुख रहेगा जयपुर का मानसिंह द्वितीय। और ध्यान रखना, जैसे ही राज प्रमुख का पद समाप्त होगा उसके स्थान पर एक नया पद आएगा। कौन सा? राज्यपाल। महाराज प्रमुख के पद की समाप्ति का समय पूछे 1955 और राजस्थान का अंतिम महाराज प्रमुख पूछे मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको आपने देखा, इनमें से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे एक पद और बचा हुआ, उसकी चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री। जैसा कि दोस्तों हमने देखा राज प्रमुख उपराज प्रमुख के पद के बारे में देखा। अब अगला पद अपने पास बचा हुआ है दोस्तों प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के चरणों को अपने को पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। एकीकरण के पहले चरण से लेकर, दोस्तों याद रखोगे, एकीकरण के पहले चरण से लेकर जो 4 चरण कंप्लीट हुए थे, एकीकरण के पहले चरण से लेकर 4 चरण जो कंप्लीट हुए थे, उनमें जो एक पद था कौन सा? प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री के पद को चौथे चरण के बाद में एक नाम दे दिया गया था। वो क्या था?
मुख्यमंत्री। वो क्या था? मुख्यमंत्री था। तो आज अपन जो राज्यों में मुख्यमंत्री का पद देखते हैं, इसे एकीकरण से पूर्व किस नाम से जानते थे? प्रधानमंत्री। प्रश्न को मैं फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा सा याद रखोगे कि वर्तमान में राज्यों में जो मुख्यमंत्री का पद है, इसे एकीकरण से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? जवाब देना है प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। तो 3 पदों की बात कर ली है हमने, आगे देखते हैं। दोस्तों, एकीकरण के दौरान याद रखोगे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एकीकरण के दौरान जो भी कोई रियासत राजस्थान में शामिल हो रही थी, उन रियासतों को अपनी तत्कालीन नगद धनराशि भारत सरकार को जमा करवानी पड़ रही थी। उस धरोहर राशि को किस नाम से जाना गया है? तो पूरी बात याद रखोगे। एकीकरण के समय याद रखोगे, इस प्रश्न को पूछा गया है, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 3rd ग्रेड में, रियासतों द्वारा भारत सरकार के पास एकीकरण के समय रियासतों द्वारा भारत सरकार के पास जमा की गई राशि, एकीकरण के समय रियासतों द्वारा भारत सरकार के पास जमा की गई धनराशि, दोस्तों इसके 2 नाम थे, कौन कौन से? धरोहर राशि या ये जो सेकंड नाम है ये पूछा गया है, या पोत्या राशि। धरोहर राशि या पोत्या राशि के नाम से जानी गई थी, जानी गई थी। दोस्तों याद रखोगे इस बात को, कौन सी बात को? कि एकीकरण के समय रियासतों द्वारा भारत सरकार के पास जमा की गई धनराशि किस नाम से जानी गई थी? धरोहर राशि या पोत्या राशि के नाम से जानी गई थी। अपन ने फिर से थोड़ी सी बातें मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूरा होता है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। 2 पद अपन ने देखे, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद की शुरुआत 1935 के अधिनियम में लॉर्ड वेलिंगटन ने की थी। महाराज प्रमुख का जो पद है वो 1955 में समाप्त हो जाता है। अंतिम महाराज प्रमुख कौन रहते हैं? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह रहते हैं। और अंतिम जो राजस्थान के राज प्रमुख रहते हैं वो जयपुर के मान सिंह द्वितीय रहते हैं, जिनके पद की समाप्ति के बाद राजस्थान में राज्यपाल के पद का क्या होता है? सर्जन होता है। आगे अपन ने एक पद देखा प्रधानमंत्री का, कि एकीकरण से पूर्व जो प्रधानमंत्री होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? एकीकरण से पूर्व जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री। फिर एकीकरण के समय रियासतों द्वारा जो नगद धनराशि भारत सरकार के पास जमा करवाई गई थी उसे क्या कहा गया था? धरोहर राशि या पोत्या राशि। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो धरोहर राशि या पोत्या राशि जमा करवाने वाली रियासत थी वो थी बीकानेर। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि एकीकरण के समय भारत सरकार के पास सर्वाधिक धरोहर राशि या पोत्या राशि जमा करवाने वाली जो रियासत है वो कौन सी थी? दोस्तों वो रियासत थी बीकानेर। और बीकानेर के तत्कालीन महाराजा शार्दुल सिंह ने, ध्यान रखना दोस्तों, भारत सरकार के पास एकीकरण के समय 4,87,00,000 रुपए धरोहर राशि के रूप में क्या करवाए थे? जमा करवाए थे। तो आप इन सब बातों को भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन देखते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण, और अपने एकीकरण के चरणों में कौन कौन सी रियासतें कैसे कैसे शामिल हुई थी उनकी अपन यहाँ पर आज करते हैं बात। तो आगे देखते हैं राजस्थान के एकीकरण का जो चरण है उनकी बात करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं प्रथम चरण। दोस्तों आज अपन देख रहे हैं एकीकरण का प्रथम चरण। एक डायग्राम के माध्यम से इनको पढ़ेंगे।
दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे एकीकरण के पहले चरण का समय। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण कब संपन्न हुआ था। अपन ने बात कर दी थी 18 मार्च 1948 को, क्योंकि एकीकरण राजस्थान में प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 को। फिर दोस्तों इसमें रियासतें देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी। तो दोस्तों रियासतें शामिल हुई थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन 4 रियासतों को एकीकरण के प्रथम चरण में मिलाया गया था। इसके अलावा एक ठिकाना भी दोस्तों एकीकरण के पहले चरण में शामिल हुआ था, जिसकी बात अपन ने प्रारंभ में कर ली है। वो ठिकाना कौन सा था, उसके शासक का नाम भी मैंने आपको लिखवाया था। ठिकाना था निमराना। कई बार क्या होता है दोस्तों, एकीकरण के चरणों में रियासतों को नहीं पूछकर ठिकाने का प्रश्न पूछ लिया गया है कि निमराना था वो एकीकरण के कौन से चरण में शामिल हुआ था। प्रथम चरण में शामिल हुआ था 18 मार्च 1948 को। और दोस्तों अपने को ये पता है कि निमराना है वो कौन सी रियासत का ठिकाना था, अलवर रियासत का ठिकाना था। और दोस्तों ये भी अपने को पता है, लिख लिया था अपन ने प्रारंभ में, कि जब एकीकरण चल रहा था तो निमराना ठिकाने का जो शासक था वो था राव राजेंद्र सिंह। तो एकीकरण के पहले चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ था। प्रथम चरण का नाम क्या था दोस्तों, वो भी देखते हैं। प्रथम चरण का नाम क्या था, यानी इन 4 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर दोस्तों जो संघ बना था उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है कि मत्स्य संघ का निर्माण, दोस्तों एक ही प्रश्न को एग्जामिनर कितने तरीके से पूछ सकता है वो देखो आप। मत्स्य संघ का निर्माण एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था, प्रथम चरण में हुआ था। ठीक है, क्योंकि 7 चरण होंगे, 7 चरणों के अलग अलग क्या रहेंगे, नाम रहेंगे। तो आपसे पूछ ले कि मत्स्य संघ का निर्माण एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था, प्रथम चरण में हुआ था। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसके अलावा प्रश्न पूछ ले कि मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें शामिल हुई थी। तो दोस्तों 4 रियासतें मत्स्य संघ में क्या हुई थी, शामिल हुई थी। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निमराना ठिकाना था वो कौन से संघ का भाग था, मत्स्य संघ का क्या था, भाग था। तो मत्स्य संघ इसका क्या रख दिया गया, नाम रख दिया गया। अब दोस्तों इन 4 रियासतों को मिलाकर जो संघ बना वो क्या बना, मत्स्य संघ। अब इन 4 रियासतों को मिलाने से जो मत्स्य संघ बनता है इसका नाम मत्स्य संघ किसने रखा था, यानी कि एकीकरण के पहले चरण का नाम मत्स्य संघ किसके द्वारा रखा गया था वो देखते हैं, यानी कि इसका नामकरण किसने किया था। तो दोस्तों एकीकरण के पहले चरण का जो नामकरण किया था उस व्यक्ति का नाम था, थोड़ा सा याद रखोगे स्पेशल, कन्हैयालाल माणिकलाल। एक ही व्यक्ति का नाम है दोस्तों, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके द्वारा रखा गया था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा एकीकरण के पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। दोस्तों इनका नाम शॉर्ट में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, के एम मुंशी। कैसे पूछा गया है प्रश्न कि प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का श्रेय किसको जाता है, के एम मुंशी को जाता है, जिनका पूरा नाम क्या था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी था। अब दोस्तों इन 4 रियासतों को मिलाकर नाम मत्स्य संघ ही क्यों रखा गया, इसका भी एक रीजन है, और क्यों नहीं रखा गया वो देखते हैं। पिछली बार रीट 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आपको यदि याद हो, कि प्राचीन काल में संपूर्ण भारत, प्रश्न क्या था, पहला ही प्रश्न था ये रीट का कि प्राचीन काल में संपूर्ण भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इस बात का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। और इसका सही जवाब था अंगुत्तर निकाय।
ये रीट 2017 का प्रश्न है कि प्राचीन काल में संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इस बात का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों वैसे जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा यही बात कौन सी कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, ये उल्लेख एक ग्रंथ में और मिलता है और उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों भगवती सूत्र। और ध्यान रखना भगवती सूत्र है वो कौन से धर्म का ग्रंथ है? जैन ग्रंथ का धर्म है, ये जैन धर्म का ग्रंथ है। तो प्राचीन काल में संपूर्ण महाभारत ये भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इस बात का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में और एक मिलता है भगवती सूत्र में जो पूछ लिया गया रीट 2017 में। तो दोस्तों जहां पर आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें बसी हुई है, प्राचीन काल में यहाँ पर एक जनपद हुआ करता था और उस जनपद का नाम था मत्स्य जनपद। उस जनपद का नाम था मत्स्य जनपद। तो उसी पौराणिक बात को ध्यान में रखते हुए, उसी प्राचीन बात को ध्यान में रखते हुए के एम मुंशी ने एकीकरण के पहले चरण का नाम भी क्या रख दिया? मत्स्य जनपद। दोस्तों रीट में एक प्रश्न और भी पूछा गया था कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? और इसका सही जवाब है विराटनगर। यह प्रश्न भी रीट 2017 में पूछा गया है। तो ये इतने से टॉपिक में से 2 प्रश्न रीट में पूछे जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए एकीकरण के पहले चरण का नाम के एम मुंशी के द्वारा दोस्तों क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। फिर से देख लेते हैं कि पहला चरण संपन्न होगा 18 मार्च 1948 को। रियासतें रहेगी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना रहेगा निमराना जो वर्तमान में है अलवर में। और एकीकरण के समय निमराना का शासक था राव राजेंद्र सिंह। एकीकरण के पहले चरण का नाम क्या है दोस्तों? मत्स्य संघ। जो कौन रख रहा है? के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। इन्होंने मत्स्य जनपद क्यों रखा? मत्स्य संघ क्यों रखा? क्योंकि जहां पर आज ये रियासतें बसी हुई है यहाँ पर ध्यान रखना प्राचीन काल में एक जनपद था जिसका नाम क्या था? मत्स्य जनपद। और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रथम चरण से संबंधित ये कुछ बातें थी दोस्तों, इनको याद रखोगे। आगे देखते हैं इस चरण से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मत्स्य संघ की बातें चल रही है, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मत्स्य संघ की राजधानी। मत्स्य संघ की राजधानी जब एकीकरण चल रहा था तो मत्स्य संघ की राजधानी रखी गई थी अलवर, जबकि अपन ने 1 मिनट पहले बात की प्राचीन काल में जो यहाँ पर मत्स्य जनपद था, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर और मत्स्य संघ की राजधानी है अलवर जो एकीकरण के पहले चरण में शामिल हुई थी। आगे देखते हैं मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा सकता है। बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है पिछले साल ही कि मत्स्य संघ का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो था शोभाराम कुम्मावत। और ये जो शोभाराम कुम्मावत थे ये भी आप थोड़ा सा याद रखोगे कि शोभाराम कुम्मावत जो कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे उनका संबंध कौन सी रियासत से था? अलवर रियासत से था जो कि एकीकरण के पहले चरण में शामिल हुई थी और मत्स्य संघ की क्या बनी थी? राजधानी। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुम्मावत था जो कौन सी रियासत के थे? अलवर के। अब ध्यान रखना मत्स्य संघ में 2 व्यक्ति क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। मत्स्य संघ में 2 व्यक्ति क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। दोनों की अपन बात करते हैं। मत्स्य संघ में कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने? 2। दोनों की अपन बात करते हैं। वो 2 व्यक्ति कौन थे और उनकी क्या विशेषता है? एक व्यक्ति जो मत्स्य संघ में उप प्रधानमंत्री बने वो थे गोपीलाल यादव और एक व्यक्ति जो मत्स्य संघ में उप प्रधानमंत्री बने वो थे जो काफी बार इनका प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया है जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी मत्स्य संघ में क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे।
अब दो व्यक्ति उप प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं ये भी अपन देखते हैं आगे। गोपीलाल यादव थे, इनका संबंध था भरतपुर से, और जो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे इनका संबंध भी कहां से था, भरतपुर से था, और दोनों ही व्यक्ति मत्स्य संघ में क्या बन जाते हैं, उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। देखो जुगल किशोर चतुर्वेदी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है, इनका एक बहुत ही फेमस उपनाम है, और वो उपनाम क्या है वो देखते हैं। इनको भारत का, जुगल किशोर चतुर्वेदी की बात है, इनको भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। यह प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया है कि किसे भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। जुगल किशोर चतुर्वेदी को भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जिनका संबंध एकीकरण के पहले चरण से है। ये भरतपुर के रहने वाले थे। तो ये याद रखोगे, जो मत्स्य जनपद यदि आपसे पूछे उसकी राजधानी थी विराटनगर, जो कि रीट 2017 में पूछा गया है। यदि मत्स्य संघ की राजधानी पूछे तो बतानी है अलवर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री पूछे आपको बताना है शोभाराम कुमावत, जिनका संबंध भी कहां से था, अलवर से। मत्स्य संघ में दो व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, एक गोपीलाल यादव जो भी भरतपुर के हैं, और एक जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि लास्ट ईयर कांस्टेबल में पूछा गया था। इनको भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं, और कई बार एग्जाम इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, दोनों ही प्रश्न कांस्टेबल में पूछे गए हैं। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, और दो व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने थे, जिनमें जुगल किशोर चतुर्वेदी को भारत या राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं मत्स्य संघ का राज प्रमुख। राज प्रमुख के बारे में अपन ने चर्चा की थी अभी कि राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के जो पद हैं वो 1935 के अधिनियम में लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। जो राज प्रमुख का पद हो गया था समाप्त 1956 में, और महाराज प्रमुख का हुआ था 1955 में। अपने को यहाँ पर पढ़ना है मत्स्य संघ का राज प्रमुख। तो मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो थे उदयभान सिंह। मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। और आपको यह भी याद रखना है कि जो मत्स्य संघ बना था उसमें एक रियासत थी धौलपुर, और ये उदयभान सिंह थे वो कहां के शासक थे, धौलपुर के शासक थे। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री हो गया, उप प्रधानमंत्री हो गया, राज प्रमुख हो गया, मत्स्य संघ की राजधानी हो गई। एक प्रश्न और बचा हुआ है मत्स्य संघ से संबंधित, वो कौन सा, उद्घाटनकर्ता। कि मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था, यह भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटनकर्ता था उनका नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। मत्स्य संघ के जो उद्घाटनकर्ता हैं वो हैं नरहरि विष्णु गोडगिल। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, नरहरि विष्णु गोडगिल के द्वारा किया गया था। इनका नाम है वो शॉर्ट में पूछा गया है आज तक, इनका शॉर्ट में नाम था एनवी गोडगिल। तो इनके द्वारा मत्स्य संघ का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। आपको एक बार और याद रखनी है, कौन सी, जो आजादी के तुरंत बाद में अंतरिम सरकार बनी थी। आजादी के बाद में जो अंतरिम सरकार बनी थी 1947 में, क्योंकि भारत में लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे 1952 में, उससे पहले अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया था। और उस अंतरिम सरकार में ये जो एनवी गोडगिल थे वो रहे थे कैबिनेट या केंद्रीय मंत्री। इनके द्वारा मत्स्य संघ का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। एक चीज आपको और याद रखनी है, इनके द्वारा जो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था वो कहां पर किया गया था। स्थान विशेष से रिलेटेड प्रश्न है कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो कहां पर हुआ था। तो आपको याद रखना है, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। और ये लोहागढ़ दुर्ग है वो कहां पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। तो मत्स्य संघ के बारे में देखते हैं फिर से। राज प्रमुख हो गया,
उदयभान सिंह जो कहां के शासक थे, धौलपुर के। उद्घाटन करता थे पहले चरण के नरहरि विष्णु गौडगिल या एनवी गौडगिल जो अंतरिम सरकार में थे केंद्रीय मंत्री। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। मत्स्य संघ की राजधानी रही थी अलवर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री रहा था शोभाराम कुमावत और 2 व्यक्ति बने थे उप प्रधानमंत्री। तो ये मत्स्य संघ से संबंधित बातें हैं। अब इस मत्स्य संघ ने, जैसे ही मत्स्य संघ का निर्माण होता है तो मत्स्य संघ राजस्थान में नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि मत्स्य संघ अपने रहन सहन, बोलचाल और भाषाई समानता के आधार पर कहां मिलना चाहता है, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता है। अपन ने एक समिति की बात की थी, वो 5वें चरण में अपन ने पढ़ेंगे कि आपसे 2 तरीके के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। कौन से? एक तो आता है प्रश्न की मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, महत्वपूर्ण है कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था। और दूसरा प्रश्न आता है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो निर्माण तो इसका 18 मार्च 1948 को हो गया था, लेकिन इसने जैसे ही निर्माण हुआ राजस्थान में मिलने से कर दिया इनकार, क्योंकि इनके बोलचाल, रहन सहन, रीति रिवाज वो मिलते हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन फिर एकीकरण के 5वें चरण में, एकीकरण के 5वें चरण में 15 मई 1949 को एक समिति बनेगी, शंकर देवराय समिति। उस शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हो जाएगा राजस्थान में। तो दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं। तो इसके निर्माण का समय पूछे 18 मार्च 1948 और राजस्थान में विलय का समय पूछे 15 मई 1949। आगे हम नेक्स्ट जो चरण है वो अगले वीडियो में देखेंगे।